नमस्कार, आदाब। मैं हूं याना मीर और आप सबका भारत एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन का सीज़न है और इलेक्शन वो रीज़न भी है कि कभी कभी इलेक्शन के तनाव की वजह से हमारे नेता जो हैं अपने तकरीरों में कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती हैं, जिनकी चर्चा न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया पे हर जगह होने लगती है। और ऐसा ही एक बयान श्री नरेंद्र मोदी, हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने अब पिछले कुछ दिनों में भारत के मुसलमानों के बारे में दिया था। जी हाँ, भारत के मुसलमान यानी कि भारत की 15% आबादी, इनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आउटसाइडर और घुसपैठिया कह दिया था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद अलीगढ़ में वो डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि मैं पसमानदा मुस्लिम्स की उद्धार के लिए काम करना चाहता हूँ। अब ये पसमानदा मुस्लिम्स हैं कौन और सिर्फ इन्हीं का जिक्र क्यों किया मोदी जी ने? ये देश के बाकी मुसलमानों से कैसे अलग हैं? क्या ये घुसपैठिया नहीं है? क्या ये आउटसाइडर नहीं है? हम पता करते हैं कुछ पसमानदा जो तबके के जो लोग हैं उन्हीं से हम पता करते हैं। मेरे साथ गुफ्तगू में आज मौजूद हैं डॉक्टर शारिक अदीब साहब, जो पसमानदा मुस्लिम बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शारिक साहब। बहुत नवाजिश। मैं शारिक अदीब अंसारी, डॉक्टर नहीं हूँ। मेरा नाम, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। शारिक साहब, मुझे बताइए कि ये क्या रहस्य है पसमानदाओं का? ये कैसे अलग है बाकी मुसलमानों से? इनका इतिहास क्या है? ये वो मुसलमान हैं जो हिंदू थे और कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। ये वो मुसलमान हैं जो बाहर से नहीं आए, देश के मुसलमान हैं। हिंदू ही थे, हिंदू कल्चरली हिंदू हैं, पॉलिटिकली हिंदू हैं, सोशली हिंदू हैं और जोग्राफिकली हिंदू हैं। तो देश में और इनकी कितनी फीसदी आबादी है? 88% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है। इसमें अरजाल और अजलाफ हैं। अजलाफ दलित मुसलमान हैं और अरजाल ओबीसी मुसलमान हैं। ये वो मुसलमान हैं और इन जो सबको मिला के पसमानदा बनते हैं। तो बाकी 88% अगर पसमानदा है तो बाकी क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये 88% भी हैं और 92% भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 1944 सर्वे ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जो पहला कास्ट सेंसर ब्रिटिश ने कराया था उसमें ये 92 थे, तो 88 हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बढ़ेंगे ही। बाकी और जो मुसलमान हैं उन्हें अशराफिया कहते हैं। वो अशराफ वो मुसलमान जो बाहर से आया, देश के बाहर से आया, सैयद है, शेख है, मुगल है, पठान है, ये देश के बाहर से आया। इन सरनेम्स के जो होते हैं और जो इनकी नस्ल होती है। सैयद सुन्नी भी होते हैं, सैयद शिया भी होते हैं। सैयद वो जो जनाब फातिमा ज़हरा की, रसूल की और डॉटर की औलाद है, उसे सैयद कहते हैं। शेख वो जो कि सहाबा अकराम की औलाद है, उन्हें शेख कहते हैं। और पठान वो जो अफगानिस्तान से आए हिंदुस्तान में, वो मुग़ल वो जो कि बाबर के साथ हिंदुस्तान आए थे सेंट्रल एशिया से, उन्हें मुग़ल कहते हैं। उसमें मुग़ल में सुन्नी भी है और शिया भी हैं, लेकिन बेसिकली जो मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान में मुसलमान कन्वर्ट हुआ, जो मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान है वो 88% है और देश के बाहर से नहीं आया, वो हिंदुस्तानी हैं। और वो घुसपैठिया तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हिंदुस्तानी है। तो घुसपैठिया जो टर्म प्राइम मिनिस्टर ने इस्तेमाल करी, वो अशराफिया की नहीं करी होगी। मेरा ख्याल तो ये है। तो पसमानदा मुसलमानों की क्या उम्मीदें हैं इलेक्शंस को लेके, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं? मुसलमान तो नेग्लेक्टेड मुसलमान है। तभी उन्होंने कहा कि उनके उद्धार के लिए मैं बात करना। मुसलमान तो नेग्लेक्टेड, पसमानदा मुसलमान का कोई रोल पाकिस्तान बनाने में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो अशराफिया की है। अशराफिया मुसलमान ने ही मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनाई ढाका में, उससे मुस्लिम सोसाइटी बनाई, उससे मुस्लिम एंग्लो मेमनर और एंग्लो कॉलेज बनाया, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेमनर कॉलेज से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, मुस्लिम लीग का जन्म हुआ, मुस्लिम लीग से अलीगढ़ का जन्म हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी, अलीगढ़ देश का जो पाकिस्तान का पहला एम्बेसडर था वो मीरपुर खास, बदीन, डेरा इस्माइल खां, पेशावर, लाहौर, कराची से नहीं आया था। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी लॉस से प्रोफेसर जाहिद हुसैन साहब आए थे और वो दिल्ली से। आप कह रहे हैं कि ये पूरी साजिश देश को बांटने की, जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ था, ये अशराफिया मुस्लिम्स का था, जिनकी आबादी भी पसमानदा मुस्लिम्स के साथ मिक्स हो गई है। लेकिन ये 12% है। और क्योंकि जो 1946 का जो इलेक्शन मुस्लिम लीग और पाकिस्तान में कहा जाता है, मुताले पाकिस्तान में, कि हम लोग 46 का इलेक्शन जीत के आए, तो 46 का इलेक्शन तो हुआ था
और मुस्लिम लीग जीती भी थी, लेकिन उस इलेक्शन में वोटर कौन था? यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी तो थी नहीं। 88% मुसलमान तो उससे बाहर था, 12% लोगों ने वोट किया, वो उसके वोटर्स थे, लेकिन उसमें 6% महिलाएं थीं, महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था। 6% में से 6% तो वोट नहीं किया होगा, 100% तो टर्न आउट ही रहा होगा। 4 या 5% लोगों ने वोट किया और पाकिस्तान ले लिया। जो अशराफ मुस्लिम्स हैं वो देश के बाहर से आए हुए मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो देश के अपने मुस्लिम्स, जिनको हम धरती पुत्र कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि ये यहीं के मुसलमान हैं, लेकिन इनके घरों में अशराफ मुस्लिम्स जो बाहर से आए हैं, मान लीजिए अफगानिस्तान, ईरान और टर्की, सेंट्रल एशिया, यहाँ वहाँ से आकर यहाँ पर ऐसे जताते हैं कि वो हायर कास्ट मुस्लिम्स हैं, और हमारे अपने भारत के जो मुस्लिम्स हैं, जो कन्वर्ट्स हैं, इनको दिखाया जाता है कि ये लोअर कास्ट मुस्लिम्स हैं। मैं सही वही बिल्कुल सही वही हाल है जो कि दलितों का। दूसरे साहब यहाँ खड़े हैं, मेरे मोहतरम हैं, जी मेरे दोस्त हैं। जी जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रोफेसर देवेंद्र कुमार धूसिया है। मैं जामिया मिलिया में कॉमर्स का प्रोफेसर एंड हेड हूँ। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो आप पसमानदा हिंदू हैं? जी जी बिल्कुल। पसमानदा ही समाज के, लेकिन हिंदू हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि मैं पसमानदा हिंदू समाज का पसमानदा हूँ, बिल्कुल आप कह सकती हैं। तो ये जो मैं, क्योंकि जामिया मिलिया में पिछले 17 साल 18 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो डिवीज़न जो देखा मैंने कास्ट सिस्टम का मुस्लिम्स के अंदर, वो जामिया आके मुझे पता चला। जब मैंने देखा, लोगों से बात करी, तो पता चला कि नहीं नहीं, कास्ट सिस्टम हिंदुओं में नहीं है, उससे बड़ा ज़्यादा कास्ट सिस्टम शायद मुसलमानों में है। और मुसलमानों में जब मैं बैठता था और जब कहीं कुछ खाने पीने जाता था तो कहते अरे दूसरे साहब आप बैठो, मैं भी पसमानदा हूँ लेकिन हिंदुओं का हूँ, इसलिए उन मुसलमानों को कोई मुझसे एतराज़ नहीं था। लेकिन कोई कोई अंसारी आके बैठ जाए तो वो कहते थे अशराफिया, अरे यार दूसरिया साहब अब तो अंसारियों के साथ भी खाना पड़ता है। तो ये डिविजन्स जो है ना, वो मुझे आपने विटनेस किया ये। तो क्या आप मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 ये सब आए ताकि जो लोअर तबके के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसका फायदा सिर्फ लोअर तबके की जो हिंदू हैं उनको हुआ, लेकिन जो लोअर कास्ट के मुस्लिम्स हैं, जिनको लोअर कास्ट बोला जाता है, ठीक है, उनको कोई फायदा नहीं हुआ? जैसे कि पसमानदा हिंदूज को फायदा हुआ, मगर पसमानदा मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हुआ इन क्लॉजेस का? नहीं, इन क्लॉजेस का फ़ायदा हुआ। जैसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्राइबल्स होते हैं, तो वहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स धर्म के बेस पे नहीं है, तो वहाँ चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, दे ऑल आर ट्राइबल्स, तो उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा हो गया, लेकिन आई नहीं फायदा पसमानदा मुस्लिम्स को नहीं हुआ? हाँ, वो भी पसमानदा ही मुसलमान है, ट्राइब्स भी पसमानदा ही मुसलमान है, लेकिन वो उनकी संख्या बहुत कम है। एक तो ट्राइब का रिजर्वेशन क्रम में ट्राइब कम है, तो वो उतनी सुविधाएं नहीं ले पाए। डॉक्टर साहब भागीदारी की आप ये बात कर रहे थे, मुझे बताइए पसमानदा मुस्लिम्स की भागीदारी या रिप्रेजेंटेशन कितनी है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या एजुकेशनल बोर्ड्स पे हो, कितनी है? देखिए, मेरे हिसाब से तो बहुत कम है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम है। आप जो पिछली पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी को ले लीजिए या और भी पॉलिटिक्स सेकुलर पार्टियां हैं, उन्होंने अशराफ मुसलमान को ही अपना नुमाइंदा बनाया है। और जो पसमानदा मुसलमान हैं, जिसकी आबादी अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे 85% है, लेकिन इनकी जो नुमाइंदगी है पॉलिटिक्स में बहुत कम है। अभी जाके कुछ लोग जो है, जैसे अनवर अंसारी साहब ने शुरुआत की है पसमानदा मूवमेंट का, डॉक्टर साहब ने शुरुआत की है, तो कुछ जागरूकता आ रही है, लेकिन अभी कोसों दूर है अभी भी। और जहाँ तक एजुकेशनल जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, ये भी बहुत कम है। और अब टाइम आ गया है कि पसमानदा जो मेजोरिटी में है वो अपना एक ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाए, जिसकी अगुवाई मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मैं आपसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप शायद स्टूडेंट हैं क्योंकि आप इन सबसे यंग लग रहे हैं, आप अपना परिचय। नहीं, मेरा नाम डॉक्टर जुफेल हसन है, मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से। तो डॉक्टर जुल्फिकार, ये बताइए कि जो देश में जो हालात हैं, जैसे ये अशराफिया और पसमानदा के बीच जो अंतर है, अब हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो अब जैसे कि कुछ मामले सामने आते हैं लव जिहाद के, गज़वाए हिंद, इस तरह के जो टर्म्स सुनने को मिलते हैं, क्या वो देश का पसमानदा मुसलमान कभी ऐसी टर्म्स, ऐसी मानसिकता कभी रख सकता है? नहीं, ये देश के पसमानदा तो ऐसे टर्मोलॉजीज़ यूज़ नहीं करते हैं। ये अशरफ हैं जो कि इस तरह के टर्मोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। और ये जैसे कि अभी जुल्फ़िकार साहब ने बताया कि पसमानदा में एजुकेशन की कमी है, चूँकि कमी होने की वजह से उनको ये भड़काया जाता है, उनको बताया जाता है और उनमें एक प्रोपोगंडा क्रिएट किया जाता है अशरफों की तरफ से। तो ये जो है, इस तरह का जो हालात है वो क्रिएट किया जाता है अशरफों की तरफ से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मोदी जी को कैसे समझ में आ गया
कि ये क्या रहस्य है, पसमानदाओं को पीछे छोड़ा गया, अशरफियां जो है हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम पॉलिटिकल नैरेटिव को, ये बात मोदी जी तक कैसे पहुंची जब आरएसएस को भी नहीं पता था? ये कहानी इसकी बड़ी रोचक है कि मेरे एक बड़े अच्छे मित्र जो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में चेयरमैन थे, मैं उनसे टच में 2010 से था। रेगुलर मैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जाया करता था और उनसे मेरी बातचीत हिंदुस्तान के इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल व्यूज़ पे हुआ करती थी और वो मुझे वक्त दिया था, उसके लिए उनका धन्यवाद। तो जब मैंने इंडियन पॉलिटिकल पसमानदा मुसलमानों की उनसे बात की तो उन्होंने तो पहले टर्म में तो नेगलेक्ट कर दिया। आज वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बहुत ऊंचे पद पर हैं, नाम लेना सही नहीं है, लेकिन जब उनसे बात करी तो उन्होंने हमारे लेटर्स, हमारी प्रेजेंटेशंस सब कुछ दिए। 2013 के अंदर जब राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम जवाहर भवन में किया था वो मुस्लिम नैरेटिव को लाके, उसमें मैं ही आदमी था जिसने खड़े होके राहुल गांधी को ये वाली बात बताई थी। लेकिन मुझे उम्मीद थी राहुल गांधी पढ़े लिखे आदमी है, यंग है, मुझे बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। उससे पहले मैं बात दिग्विजय सिंह से रेगुलर कर रहा था, दिग्विजय सिंह ने भी समय नहीं दिया और कूड़े के डस्टबिन में फेंक दिया। मायावती जी से हमने बात की, मायावती ने भी हमारा कोई ध्यान नहीं दिया। अखिलेश जी से, मुलायम सिंह से, मरहूम से बात करने की कोशिश की, आजम खान ने रोड़े अटकाए और हमें दरकरा ला के फेंक दिया। तो हमारे लिए बचता क्या था? हम तो वहीं, जो आप मुझे चाय पिलाएंगी, आप मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगी, आप मुझे पेस्ट्री खिलाएंगी तो मैं आपकी तारीफ करूँगा नहीं करूँगा? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैंने खत लिख के, पर्सनली लिख के, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मैं पर्सनली जाया करता था, बताया का था। उन्होंने वहाँ वक्त दिया, टाइम दिया और पहली बार कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, मसीहा, दलितों के मसीहा जनाब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ना बोलकर, किसने बोला? जनाब नरेंद्र कुमार मोदी, जिसको विपक्ष के लोग कहते हैं कि मुसलमानों का यानी कि यहाँ पर कुल मिला के जो मुझे फीलिंग आ रही है ये सब सुनकर वो ये है कि भाजपा से, बीजेपी से पसमानदा मुसलमानों को अब थोड़ी बहुत उम्मीद है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों का जिक्र कर दिया खुलेआम। देखिए, हिंदुस्तान की तारीख में बड़ी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, बड़े बड़े नेता हुए हैं, लीडर्स हुए हैं, लेकिन किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने पसमानदा का जिक्र नहीं किया था। जब से मोदी जी ने पसमानदा का जिक्र किया है तब से ये इशू गरमाया है और इसका असर ये हो रहा है कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, उन पर भी दबाव हो रहा है कि आप पसमानदा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनकी आबादी बहुत है, वोट हमारा और नेता आप बनिएगा, ये नहीं चलने वाला है। वोट हम देंगे, नेता भी हम ही बनेंगे, ये डिमांड चल रहा है। और जागरूकता तो आई है मुसलमानों में, खासकर पसमानदा मुसलमानों में जागरूकता आई है। ऐसा नहीं है कि पहले जो गाय बैल की तरह हाँकते थे कि भाई कांग्रेस को वोट दे दो, फलां को वोट दे दो, फतवा होता था जामा मस्जिद से, वो फतवा तो बंद हो गया अब तो। वो जामा मस्जिद में थे हमारे पेश इमाम साहब, उनका फतवा वहीं जामा मस्जिद में काम नहीं कर रहा है, तो फतवा तो देना बंद हो गया। और जो पसमानदा मुसलमान मोदी जी के बातों पे यकीन कर रहा है या उनके पार्टी के लिए काम कर रहा है, उनको कह रहे हैं कि भाई तो एजेंट है, ये तो बीजेपी के एजेंट है, तो आप नहीं दीजिएगा, कोई पोस्ट नहीं दीजिएगा, ना आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाइएगा, और दूसरा कोई पार्टी दे रहा तो उसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये नहीं चलने वाला है। पूरे देश में और दुनिया में किसी को नहीं पता था कि पसमानदा मुसलमान क्या है। वो काम प्रधानमंत्री जी ने हमारे एक मंच से बोल के कर दिया है। अब लोगों में चर्चा होने लगी है, जो हिंदू दलित हैं, हिंदू पसमानदा जिनको कह सकते हैं, वो जब आते हैं, मिलते हैं, हमसे पूछते हैं दूसरा जी आपके यहाँ भी क्या कास्ट सिस्टम होता है? तो मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि जिस तरीके से हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम है, उसी तरीके वर्ण व्यवस्था थी, उसी तरीके से मुसलमानों ने भी वो एज इट इज अडॉप्ट किया गया, उसका डिवीजन्स ये है। शारिक साहब, अशराफिया मुस्लिम भी ठीक है, वो धरती पुत्र तो नहीं है, कन्वर्ट्स नहीं है, जो हिंदू कन्वर्ट हुए वो नहीं, वो बाहर से आए होंगे, लेकिन कई दशकों से यहाँ रह रहे हैं हिंदुस्तान में। लेकिन घुसपैठिया शब्द किसके लिए यूज किया? देखिए, ऐसा है कि मैंने फिर आपसे कहूँ कि एनआरसी का जब मसला चल रहा था शाहीन बाग का, तो मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो को हाथ जोड़ के सुझाव देता हूँ और माननीय अमित शाह जी को हाथ जोड़ के सुझाव देता हूँ और माननीय अजीत डोभाल साहब को हाथ जोड़ के सुझाव देता हूँ कि 88% मुसलमान देश का है, तो आप देश बाहर हो गया, उसका एनआरसी का कोई सवाल ही नहीं होता, वो देश का ही है। वो इसमें हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। मैं तो देश जब कहता हूँ तो हिंदुस्तान और बांग्लादेश मान के कहता हूँ, पाकिस्तान मान के कहता हूँ। वो देश है मेरा, वो मेरा देश वही है। जब 88% अखंड भारत, जब मेरा देश में 88% मुसलमान यहाँ का है, 12% रह गया। 12% में 10% मुसलमान के पास इतना विकसित है, इतना पढ़ा लिखा है, उसके पास पेपर्स हैं। 2% रह गए। 2% वो लोग हैं जो देश से छूट के आए, बाहर से आए, वो लोग घुसपैठिए हैं, वो उसमें मोस्टली अशराफ हैं, वो हैं। अब जो घुसपैठिया है वो भी मोस्टली अशराफी। अब देखिए मसला क्या है कि देश के अंदर बीजेपी के अंदर
3 पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि हर जगह बैठे हैं। स्पोक्समैन आजकल सैयद ज़फ़र इस्लाम साहब खुद लगाते हैं अपने नाम के आगे, सैयद ज़फ़र इस्लाम। दूसरा जो 6 बार 5 बार राज्यसभा का मेंबर रहा, सैयद मुख्तार अब्बास नकवी। नजीफ तरफ़ैन सैयद, शिया सैयद। एक आदमी और है जो मंत्री यहाँ नहीं बन पाया तो बिहार में मंत्री बन गया, सैयद शाहनवाज हुसैन। ऐसा। और कांग्रेस में कौन है? सारे अशराफ हैं। सारे अशराफ। मतलब आपकी रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये भी हमने सुना है कि पसमानदा मुस्लिम, थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया था, सुना है कि पसमानदा मुस्लिम जो है ज़्यादातर वेस्ट यूपी में रहते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो रिप्रेजेंटेशन मिली भी है वो बिहार साइड में मिली है। नहीं, अच्छी आबादी ईस्टर्न यूपी में है, यूपी में अच्छी खासी आबादी है पसमानदा की, बिहार में है और झारखंड में बहुत ज़्यादा है। लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा है इस स्टेट में, यूपी में, बिहार में। हालांकि महाराष्ट्र में भी अंसारी साहब थे जो उन्होंने मूवमेंट चलाया था उनके, तो वहाँ भी अच्छा खासा मूवमेंट रहा है, क्योंकि माइग्रेशन बहुत हुआ है ईस्टर्न यूपी से। तो वहाँ भी जो बुनकर समाज है महाराष्ट्र में वो भी काफ़ी एक्टिव है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? तालीम की कमी है। मैं कहता हूँ 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में है कि इनका अप्लीमेंट कैसे होगा। सबसे पहला काम तालीम पर फोकस करे पसमानदा मुसलमान। दूसरा काम है जो मदरसे और जो मस्जिदें, जो मज़ार है, यहाँ पैसा देना बंद कर दे। इन्हीं के पैसे से बड़े मियाँ बिरयानी भी खाते हैं और एसी में सोते हैं और फतवा देते हैं और लड़वाते भी हैं सरकार से, और चुप के घर में बैठ जाते हैं। ये बंद करें, दरगाहों पर जाना बंद करें, ये सब मज़ारों पर जाना बंद करें। प्राइम मिनिस्टर से मांग करता हूँ, जिस तरह एंटी कास्ट वर्ड्स पे सज़ा है ना, ओबीसीज को, किसी को आप भंगी नहीं कर सकते, किसी को आप मोची नहीं कर सकते, इसी तरह से एक कानून लाया जाए। नेक्स्ट पार्लियामेंट में जब वो प्राइम मिनिस्टर बन के शपथ ले तो एक कानून पास करें, किसी को जुलाहा नहीं कहा जाएगा, किसी को कसौड़ा नहीं कहा जाएगा, किसी को कसाई नहीं कहा जाएगा, किसी को तेली नहीं कहा जाएगा, किसी को कसाई नहीं कहा जाएगा। ये अशराफ या जब तक जेल में नहीं जाएगा, हमें गाली पकड़ने के बाद, जब तक इसके दिमाग सही नहीं होंगे। मतलब भारत के अपने मुसलमानों को गालियाँ पड़ रही है खुद उनकी ज़मीन पर मुसलमानों द्वारा जी, और वो भी अशराफ मुसलमान द्वारा, आउटसाइडर्स। हमारी लड़ाई किसी हिंदू ब्राह्मण, किसी हिंदू ठाकुर, किसी हिंदू बनिए से नहीं है। मेरी लड़ाई सैयद साहब से है, मेरी लड़ाई पठान साहब से है, मेरी लड़ाई शेख साहब से है, मेरी लड़ाई इन मुगल साहब से, जिन्होंने सियासतों पे हम पे सियासत करके, हमारा इस्तेमाल करके हिंदुओं से झगड़े कराए, हमारे लड़वाया, हिंदू से लड़ा। तो इसी से आखिरी सवाल मेरा ये होगा प्रोफेसर धूसिया, राम मंदिर को लेके हिंदुओं में जो उत्साह था, जो एक्साइटमेंट थी, जो ईगरनेस थी, क्या पसमानदा मुसलमानों में भी वही हैप्पीनेस, वही खुशी आपको नजर आई? बिल्कुल, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। जैसे कि इंद्रेश कुमार जी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चलाते हैं, उसके कई सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो अब पद यात्रा करते हुए देश के दूसरे कोनों से राम मंदिर के दर्शन करने गए। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो है वो सारे वो लोग हैं जो राम में पूरा विश्वास रखते हैं। राम को तो देखिए, राम एक किसी मज़हब का, किसी मेरे आराध्य राम नहीं है, मेरे नहीं आराध्य। मेरा जो आराध्य है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन दूसरे साहब के आराध्य राम हैं। लेकिन राम की जो क्वालिटी मैं जो मानता हूँ, जो राम राज्य है वो यहाँ के हर मुसलमान नहीं, राम की क्वालिटी क्या है? राम की क्वालिटी ये है कि उसका जो अखलाक किरदार था अपने सिटीजन्स के साथ, जो अखलाक राम राज्य की बात, मोहब्बत थी अपने भाइयों क्या के आप साथ। मानते हैं कि आप सब यहाँ पर जो मौजूद है मेरे साथ, क्या आप मानते हैं कि पसमानदा मुसलमान जो है वो शरिया के बनस्बत राम राज्य चाहता है? ये कहना मुश्किल होगा कि राम राज चाहता है। कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मेजॉरिटी जो है। लेकिन शरिया के हम लोग ख़िलाफ़ भी हैं। शरिया में असल में क्या होता है कि ये लोग, भाई शरिया, अभी बीच में अमित शाह जी का बयान आया था कि चोरी करने पर हाथ काट लिया जाता है। तो अब तो चोरी करने से, साथ काटने से पहले 7 शर्तें हैं, या ना, कि ये आदमी जिसने चोरी करी भूखा तो नहीं है, ये इसने चोरी करी इसके परिवार में कोई परेशानी तो नहीं है, ये इसने चोरी करी इसकी बच्ची की शादी तो नहीं हुई। 7 शर्तें जब कंप्लीट हो जाएं फिर हाथ काटे जाते हैं। लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है, जहाँ पूरा ज्ञान नहीं है वहाँ पर प्रॉब्लम। इन्होंने क्या किया कि अपने उन्होंने मतलब अशराफ लोग ने, जो मुल्ला जी बड़े बड़े मुल्ला हैं, अपने हिसाब से इन्होंने शरिया बना दिया। तो आप आधा अधूरा शरिया कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? पूरा शरिया कीजिए, हाथ काटे में चोरी कीजिए, जना पे संसार कीजिए। ये तो होता नहीं हिंदुस्तान में। आधा आप संविधान को मानते हैं, आधा शरिया को मानते हैं, खुद के बनाए हुए शरिया हैं।
और इस्लाम में तो कोई ज़ात है नहीं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे उलमा हैं ये जात मानते नहीं थे कि इस्लाम में तो कोई जात पात होता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में है, मुसलमानों में है, डीप रूटेड। ज़मीन पर ज़ात तो मज़हब तो कपड़े की तरह है। अभी जुल्फ़िकार साहब ने पैंट और माशाल्लाह बहुत अच्छी शर्ट पहनी है, कल को ये कुर्ता पजामा मेरी तरह पहन सकते हैं, मैं पैंट शर्ट पहन सकता हूँ, सूट पहन सकता हूँ, लेकिन मज़हब जो जाति होती है ना वो हड्डी होती है, वो चेंज। कपड़े बदल सकते हैं, हड्डी नहीं बदल सकती। तो नाजरीन, आपने देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज के जो अध्यक्ष हैं इन्होंने क्या क्या बोला, और पसमानदा समाज के, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, इन्होंने क्या क्या बोला। और ये बहुत सारी चीज़ें वाजिया हो गई हैं पसमानदा समाज के बारे में। पसमानदा मुसलमान वो मुसलमान है जिसका पार्टीशन से कोई लेना देना नहीं था। पार्टीशन की मांग पसमानदा मुसलमान, भारत के पसमानदा मुसलमान ने पार्टीशन की मांग कभी नहीं की। भारत का पसमानदा मुसलमान ना गजवाए हिंद चाहता है, ना लव जिहाद चाहता है। भारत का पसमानदा मुसलमान अपनी हुकूमत से खफा अगर है तो सिर्फ अपनी मांगों के लिए, लेकिन बगावत नहीं करता अपनी हुकूमत से। भारत का पसमानदा मुसलमान राम राज्य चाहता है, हिंदुओं से उतनी ही मोहब्बत करता है जितना मुसलमानों से करता है। भारत का पसमानदा मुसलमान वो है कि इस सब के बावजूद भी, जो भारत का धरती पुत्र होकर भी ना इसको रिप्रेजेंटेशन मिली है ठीक से, ना इसको एजुकेशन मिली है ठीक से। तो ये है वो राज, पसमानदा मुसलमानों का वो राज, जिसकी वजह से मोदी जी ने कहा कि इन्हीं के उद्धार के लिए वो काम करना चाहते हैं, और पिछली पार्टियों ने, जैसे कि आपने इन सबसे सुना, इनको हमेशा इग्नोर किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं याना मीर, कैमरामैन दिलीप के साथ, भारत एक्सप्रेस पर।